नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत ने कारगिल में विजय हासिल की थी, बहुत शानदार विजय हासिल की थी। अपने देश में शत्रु दुश्मन पाकिस्तान घुस आया था और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सेना ने हौसला दिखाते हुए, शौर्य दिखाते हुए, जज्बा दिखाते हुए न केवल पाकिस्तान को खदेड़ दिया था बल्कि बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। कारगिल विजय को आज पूरे 21 साल हो रहे हैं। 21 साल पहले हमारी सेना ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने भारत माता की विजय का इतिहास लिखा था। इसलिए आज पूरा देश विजय पर्व मना रहा है, कारगिल विजय दिवस मना रहा है। और कारगिल में भारतीय सेना के कई रोमांचकारी किस्से हैं। ऐसे किस्से भी हैं जब बाप और बेटे मिलकर युद्ध लड़े, जिसमें बेटा शहीद हो गया और बाप ने उसके शहीद होने के बाद वीरता चक्र को प्राप्त किया। ऐसे भी किस्से हैं कि जब बेटा कैंसर से जूझ रहा था, मौत के आसपास खड़ा था, लेकिन बाप अपने इकलौते पुत्र को कैंसर से अकेला लड़ता हुआ छोड़कर दुश्मनों से लड़ने के लिए सीमा पर चला गया और लौटकर जब आया तो पुत्र नहीं रहा था, लेकिन पिता अपने दुश्मनों को खदेड़ कर आया था। ऐसे अनेक किस्से हैं जो हमें रोमांच देते हैं, जो हमें गर्व से अपना मस्तिष्क ऊंचा करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो हमें इस बात के लिए गौरवान्वित करते हैं कि हमारी सेना, हमारे सैनिक, हमारे आर्मी ऑफिसर्स किसी भी कीमत पर भारत माता की रक्षा करने में सक्षम हैं। इसी अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल निखिल दीवान जी। बहुत सारा अनुभव है उनको फौज में काम करने का, मिलिट्री में काम करने का। कारगिल युद्ध के दौरान उनको राजस्थान बॉर्डर पे तैनात किया गया था और उन्होंने बहुत नज़दीक से लड़ाइयों को देखा है, युद्ध को देखा है। वो सेना की कार्यप्रणाली को समझते हैं, सेना की रणनीति को समझते हैं। हम उनसे जानेंगे कि कारगिल में किस तरह से भारतीय सेना ने विजय का इतिहास लिखा, परेशानियां क्या थी, कठिनाइयां क्या थी और उन पर भारतीय सैनिक 100% नहीं बल्कि 1000% कैसे कसौटी पर खरे उतरे, ये सब हम जानेंगे। कर्नल, आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको जय हिंद करना चाहता हूं। आपको इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप और आपके साथियों ने अपनी जान पर खेलकर भारत माता की रक्षा की। हम पूरा देश आपका आभारी, हम आपके ऋणी हैं। थैंक यू। कर्नल साहब, 21 साल पहले अगर मैं आपको उसके पीछे ले जाना चाहूं तो उस वक्त क्या माहौल रहा था जब आप लोगों को सूचना मिली कि दुश्मन हमारे देश में घुस आया है? और भारतीय प्रधानमंत्री जो उस समय थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, बहुत ही कवि हृदय थे, विनम्र थे, भावुक थे। वो एक बस लेकर पाकिस्तान गए थे और बड़े मीठी बातें हो रही थी, बहुत अच्छी बातें हो रही थी उस समय नवाज शरीफ साहब के साथ भारत की। लेकिन जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने डिच किया और हमारे सीमाओं में, हमारी चोटियों पर पाकिस्तान आ गया। तो आप लोगों को जब इस सूचना मिली, क्या उस समय का दृश्य था, क्या उस समय की प्रतिक्रियाएं थी? देखिए, अगर हम कारगिल या हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर एक सामान्य समय में हमेशा किसी भी देश की सेनाएं तैनात पूरे टाइम नहीं रह सकती है, क्योंकि वहाँ का बहुत ज़्यादा दुर्गम है, बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर्स हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि समर टाइम्स जो होता है उसमें उस एरियाज़ में पेट्रोलिंग किया जाता है, उस एरिया के ऊपर कंट्रोल अपना बनाया जाता है, जिसमें कि पहला पेट्रोल कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम का गया था, जिनको कि बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने उनके साथ में बर्ताव किया, जो कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के साथ में बहुत सारे घाव थे उनके शरीर पर। उनको बहुत ब्रूटली, बहुत ही बर्बरतापूर्वक मारा गया था। मतलब देखिए, एक सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है और एक सैनिक दूसरे सैनिक को हमेशा सम्मान की नज़र से ही देखता है, भले वो एक दूसरे के ऊपर गोली भी चलाता हो, जो कि हमने क्योंकि वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहा है। वो भी अपने देश के लिए, जैसे 1971 में जब हमने 93,000 प्रिजनर्स को कैप्चर किया था,
तो उनको एक सैनिक का सम्मान ज़रूर दिया गया था। और आज भी पाकिस्तान के कई सेनाध्यक्ष और अपने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को इसीलिए मानते हैं कि एक सैनिक को सैनिक का सम्मान दिया गया था, जो कि पुरु को मिला था। तो पुरु ने भी यही कहा था कि एक राजा को दूसरे राजा से जैसा हाँ व्यवहार जी, हाँ करना जी, चाहिए। हाँ जी। मैं ये कह रहा था तो कि उस समय क्या ठंडों में हम जो कारगिल की चोटियां थी, द्राक्ष की चोटियां थी, जहाँ पे चौकियां जिसको हम कहते थे, या जो आपकी भाषा में पॉइंट हुआ करते थे, पॉइंट 3402, पॉइंट 5307, हाँ जी। वो क्या ठंडों में हम खाली छोड़ कर आ जाते हैं? देखिए वहां पर क्या है, द्रास कोल्डेस्ट लिविंग प्लेस है। और जो उसके द्रास तो गांव है नीचे, पर उसके हाइट्स के ऊपर जाओ तो और भी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वहाँ पर विंड स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके बॉडी का और टेम्परेचर लेके जाती है। तो मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर -10 है, तो विंड स्पीड की वजह से वो -30 तक पहुँच जाता है। तो एक लंबे समय तक के लिए वहाँ पर डिप्लॉयड रहना बहुत मुश्किल है। इस वजह से दोनों तरफ की ही सेनाएं सिर्फ समर टाइम में ही वहाँ पर अपना अस्तित्व जमाती थी। इसमें क्या हुआ, जो कि आपने शुरुआत की थी कि लाहौर बस यात्रा, उसके पहले वाला जो समर था, इसमें पाकिस्तान ने धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट चालू किया, जो उन्होंने संगढ़ बनाना चालू किए और अपनी रसद पहुँचाना चालू की। और 99 वाला जो समर था, उसमें पूरा आइडेंटिफाई हुआ कि ये लोग उसको कंप्लीट वहाँ पर डिफेंसेस बना रहे हैं, और उन डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करना एक ऑपरेशन था, जिसको कि आज हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। काफ़ी समय ये चला, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दुर्गम हैं। दिखने में बड़ा आसान लगता है कि वहाँ पर जाकर अटैक करना है, पर उतना आसान नहीं था। और उसको डिफ़िकल्ट जो और भी किया था, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सैनिकों ने अपनी जान भी गंवाई, वो था बरखा दत्त ने जो वहाँ पर पूरा टेलीकास्ट जो किया था, क्योंकि उन्हीं के पास में एक सैटेलाइट फ़ोन होता था। और अब जो सारे मीडिया में ही आ रहा है ये कि उनके सैटेलाइट फ़ोन का लोकेशन पाकिस्तान में जाता था, और उसके हिसाब से फिर वो हमारे इलाकों में बमबारी करते थे। तो एक जिम्मेवार पत्रकारिता के बजाय उन्होंने उस समय भी और 26/11 के समय भी बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया। चलो वो बात अलग है। पर अब क्या होता है इन पहाड़ों में कि आपको अपना एम्युनिशन तो लेके ही जाना है, खाना भी लेके ही जाना है, और फिर वहाँ से कैजुअल्टी इवैक्यूएशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उस कैजुअल्टी को नीचे आपको बेस कैंप तक या हॉस्पिटल तक लेके आना है। तो वाकई में जो कारगिल की जो विक्ट्री हुई है, ये उन सैनिकों की शहादत है, उन सैनिकों का जज्बा है। और भारतीय सेना एंड वायुसेना भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। तो उन लोगों ने जो अदम्य साहस और जो लीडरशिप एक सेना के अधिकारियों ने वहाँ पर दिखाई है, जिसको हम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को ही अगर हम ले लें कि उन्होंने कभी मना नहीं किया कि मैं अटैक में नहीं जाऊंगा। हाँ, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और देश जानता है उनके बारे में, जिनको पाकिस्तानी लोग शेरशाह सूरी कहा करते थे। उनके नाम को पाकिस्तान उनको खौफ से उनको शेरशाह सूरी कहता था, और उनका प्रिय स्लोगन था, नारा था विक्रम बत्रा साहब का, दिल मांगे मोर। वो जीत कर आए थे कोई चौकी, और तत्काल उनको कहा गया कि आप तुरंत जाइए। बजाय उन्होंने नानाकुर किए हुए, हम सिविलियन होते तो शायद कहते कि सर मैं तो अभी ही आया हूँ और मैंने तो अभी काम ख़त्म ही किया है, मैं तो घर ही पहुँचा हूँ, और आप किसी और को भेज दीजिए, क्षमा करें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें वो आए थे कोई एक चौकी जीत कर, जो मैंने पढ़ा है, और तत्काल उनसे कहा गया कि एक दूसरे ऑपरेशन पर उनको जाना पड़ेगा, और वो एक ईमानदार सैनिक और जाबाज सैनिक की तरह तुरंत तैयार हो गए और वहाँ गए, और वहाँ उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया। लेकिन वो बदकिस्मती से सुरक्षित नहीं लौट पाए। मैं चाहूँगा कि उस महान सपूत की कहानी आप सुनाएं। देखिए, विक्रम बत्रा परमवीर चक्र एक भारत माँ के सपूत हैं, और जिन्होंने एक अदम्य साहस दिखाते हुए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब पूरे युद्ध को अगर हम ले लें तो
ऐसे उस पूरे युद्ध में बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड अनसंग हीरोज भी हैं, जी सर, होते ही हैं जिनके बारे में बहुत कम विक्रम बत्रा लिखने में आता है। विक्रम बत्रा की कामयाबी में बहुत सारे सैनिकों का साथ रहा होगा लगातार। हाँ, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क, बिल्कुल जी। यस। पर उनका वो जो डायलॉग था जो कि एक एडवर्टाइजमेंट से उन्होंने उठाया था, पर बहुत सही मौके पर उन्होंने डायलॉग अपने कमांडिंग ऑफिसर को जो बोला, सर ये दिल मांगे मोर मोर, राइट। और वो डायलॉग आज एक आइकॉन बन गया है। वो विक्रम बत्रा एक आइकॉन बन गया है कि यस, हमारे दिल में है कामयाबी को हासिल करना, और ये कामयाबी को हासिल करना हमारी पूरी ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया वो जाता कैसे, है। कौन सी चोटी पर वो गए थे, क्या जो जीत कर वो आए थे, और कौन सी चोटी पे फिर उनको जाना पड़ा, और वहां उनके साथ क्या हुआ? आप बहुत नजदीकी से उस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। तो देखिए, उन कंटिन्यूसली उनको 3 रात के लिए, मतलब कंटिन्यूसली 3 ऑपरेशन उनको करना पड़े थे। पहला ऑपरेशन वो करके वापस आए, सक्सेसफुल ऑपरेशन था क्वाड्रुपल 5 पे। उसके बाद में ये था कि नॉर्मली एक रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि हम भी ह्यूमंस हैं, ठीक है। देखा जाता है कि विक्रम बत्रा या किसी भी सैनिक स्टील की बॉडी बनी होती है, बट उसको भी रेस्ट तो चाहिए होता है। अगली बार फिर उतनी फुर्ती, उतनी चुस्ती के साथ काम करें, फिर नेक्स्ट डे फिर से उनको ऑपरेशन के लिए। अब वहां पर क्या था एक्चुअली, छोटे छोटे जो संगड़ इन्होंने बनाए हुए थे पाकिस्तानी आर्मी ने, तो एक एक संगड़ मतलब एक डिफेंसेस अगर हम ले लें कि उनको कैप्चर करना डिफिकल्ट इसलिए था। पोस्ट हम इसको पोस्ट कह लेंगे उसको। संगड़ मतलब मैं संगड़ शब्द का प्रयोग जो कर रहा हूँ कि वहां पर जो लोकल पत्थर अवेलेबल थे उन्होंने उससे डिफेंसेस बनाई थी, पत्थर ऐसे रख रखे। और कारगिल की जो चढ़ाई है वो पूरी ऐसी सीधी है जी। दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, वो आपको नीचे से चढ़ते हुए देख सकता है आसानी से। तो पहली रात का अटैक हुआ, दूसरी रात का अटैक हुआ, और तीसरी रात जब उन्होंने, दोनों अटैक उनके कामयाब रहे। और तीसरा जो था वो ये दिल मांगे मोर वाला अटैक था, जो कि आज के इस युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब ये दिल मांगे मोर आपके दिल में बैठा है और ये विक्रम बत्रा को आप एक आइकॉन लेके चलते हैं, तो आपने उस तरह की मेहनत भी करना चाहिए कि आप उस शिखर तक पहुंच सके। सर, पर ये दिल मांगे मोर हमारा सैलरीज के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे पैकेज के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी तो ये कहती है कि मेरे कितने फिगर्स, मेरे कितने जीरो मेरे सैलरीज में जुड़ रहे हैं, दिल मांगे मोर, ये पैकेज और जाना चाहिए, दिल मांगे मोर मेरे पास और बड़ी कार होना चाहिए, दिल मांगे मोर मेरे पास और बड़ा बंगला होना चाहिए। लेकिन विक्रम बत्रा का जो दिल मांगे मोर जो था वो देश के लिए था। वो चाह रहा था कि मुझे और दूसरी चौकी का काम दीजिए आप, मैं दूसरी पोस्ट पे जाऊंगा, मैं दूसरी जगह तिरंगा फहराऊंगा। देखिए साहब, डिफेंस में ऑफिसर लेवल पे सिलेक्शन ही इस चीज़ पे होते हैं कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और आप उस तरह से किसी चीज़ के पैसे के पीछे भागने वालों में से नहीं है। जैसे मैंने आर्मी ज्वाइन करने के पहले मेरे पास में एक एमएनसी ज्वाइन करने का ऑप्शन था। जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तो अब उस समय की सैलरी के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये कम सैलरी मिल रही थी एमएनसी की तुलना में। पर जिस दिन मैंने अपनी बटालियन में रिपोर्ट किया, उस दिन जब रेलवे स्टेशन पर एक सूबेदार साहब और 2-3 जवान जब मुझे लेने आए और उन्होंने जब मुझे सैल्यूट किया, तो वो 1000 रुपये वसूल हो गए, 1000 रुपये से ज़्यादा, और वो रोज वसूल हो जाते हैं। तो ये युवा पीढ़ी को आज समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनको हमने सिर्फ यूथ आइकॉन नहीं मानना है। आप बता रहे थे कि बहुत ऐसी गाड़ी, तो वो पाकिस्तान तो बहुत ही सुरक्षित पोजीशन पे बैठे थे पाकिस्तानी, हमारा हर ऑपरेशन वो देख रहे थे, और ऊपर से तर 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 गोलियां बरस रही हैं, और नीचे हमारे जवान क्रोलिंग करते हुए रेंगते ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही होंगी किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी सेना के लिए, कि आपका जो दुश्मन है वो बहुत ही सुरक्षित पोजीशन पर है, बहुत कंफर्टेबल जोन पर है, और आपका पूरा मूवमेंट वो देख रहा है, और उसके बाद भारतीय सैनिक विजय का इतिहास लिख देते हैं, विजय की कहानी लिख देते हैं। क्या है ये कि कैसे संभव हुआ? संभव हो गया आपके सामने। मैं वही कहानी सुनना चाह रहा हूँ, कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस हम लोग रात के टाइम लॉन्च करते थे, और मतलब माउंटेन वॉरफेयर अगर एज अ स्टडी जो हम लोग को करना पड़ती है, वो अगर एज अ सब्जेक्ट माउंटेन वॉरफेयर बहुत वास्ट सब्जेक्ट और बहुत डिफिकल्ट है, और उसको जब ग्राउंड पे अप्लाई करना पड़ता है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि इस कारगिल युद्ध में हुआ भी है कि आप
रात के अंधेरे में चलते हुए जा रहे हैं, उस रात के अंधेरे में क्या होता है साहब कि गोली के चलने की आवाज आती है, पर चल कहां से रही है ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस सब में भी ऑफिसर जो है सामने से लीड करते हुए अपने जवानों को जब लेके जाता है, तो उन जवानों को और भी जोश आता है कि अगर हमारे साहब, हमारे कैप्टन साहब, हमारे मेजर साहब, हमारे कर्नल साहब अगर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनसे एक कदम उनके साथ हिंदुस्तान चलें। की सेना, पता नहीं मैं सही हुई नहीं, मैंने सुना है कि पढ़ा है कि हिंदुस्तान की सेना ऐसी एकमात्र सेना है जिसमें कोई ऑफिसर लीड करता है, कोई जूनियर कर्मचारी लीड नहीं करता। उस सेना को हमेशा कोई मेजर या कोई लेफ्टिनेंट, एक ऑफिसर रैंक का अधिकारी लीड करता है फ्रंट पे जाते वक्त। हाँ बिल्कुल, ये हमारी सिखलाई है, ये हमारी ज़रूरत है। और ट्रेनिंग भी यही है कि यू विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि तीनों सेनाओं का अगर आप ले ले, तो जितने ज़्यादा वीरता पुरस्कार तीनों सेनाओं को मिले हैं, उतना बाकी किसी यूनिफॉर्मधारी फौज को मिले ही नहीं है। भले फिर आप पूरा CFP-PF ले लीजिए, पूरा IPS ले लीजिए, सब ले लीजिए, क्योंकि लीड फ्रॉम द फ्रंट एक रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप उस दिए हुए ध्येय को काबू में ला सके। तो सर वो जो मैं आपसे, मेरा सवाल था कि वो रणनीति क्या रही होगी आपकी? ऊपर से पाकिस्तान है, देख रहा है, आप रात में जा रहे हैं, आपने कहा कि गोलियां कहाँ से चल रही हैं, तो आवाज सुनाई देती कि मालूम नहीं पड़ता, फिर कैसे किया? देखिए साहब, इसमें क्या होता है, जो अगर पूरा ऑपरेशन के तौर पे कारगिल के ऑपरेशन जो आज चूंकि मीडिया में आ चुके हैं, इसलिए मैं बोल भी सकता हूं कि जब उनके संगड़ या उनकी चौकियां, जैसे आप कह रहे हो, उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये इस पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर पहले आर्टिलरी जो बोफोर्स गन्स थी और बाकी जो आर्टिलरी की गन्स थी, तो उन लोगों ने उसके ऊपर, तोपखाना जिसको कहते हैं, उन्होंने उसको काफी हद तक डिस्ट्रॉय किया। इसमें ऑपरेशन सफेद सागर जो इंडियन एयरफोर्स का था, क्योंकि हमने एयरफोर्स को थोड़ा बाद में इन्वॉल्व किया, क्योंकि नहीं चाहते थे कि वो और ज़्यादा एस्केलेट हो, और उन्होंने फिर उसके ऊपर लेज़र बॉम्ब से भी काफ़ी सारे बहुत सक्सेसफुल अटैक किए थे। अब जब तक वो पूरी चौकी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक उसके ऊपर हम काबू मान नहीं सकते हैं। तो चूंकि तोपखाना ने उसके ऊपर काफ़ी शेलिंग किया है, एयरक्राफ्ट ने भी काफ़ी शेलिंग किया है, पर जब तक इन्फेंट्री या जैसे हम पैदल सेना कहते हैं, वो जाके अपना झंडा नहीं गाड़ती, तब तक तिरंगा, यस। और तिरंगा के हमने बहुत सारे फोटो देखे। जो सबसे ऊंची चोटी थी द्राक्ष की, मैं उसका नंबर भूल रहा हूँ, उस चोटी पर एक फोटो अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पे बर्फ है और उस चोटी पे तिरंगा, हमारे 4 जवान तिरंगा गाड़ रहे हैं और सैल्यूट लगा रहे हैं। 4 पहुंचे थे वहां तक जिंदा। जी, 4 जिंदा पहुंचे थे वहाँ तक। तो ये पूरा एक ऑपरेशन बहुत सिस्टमेटिकली वो प्लान चोटी होता का नंबर आप अगर आप बता सके। मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा हूँ, इसलिए जैसे याद आएगा मैं बताता हूँ, जी। क्योंकि उन सवालों में उलझते हुए मैं रह गया था। तो उसमें क्या होता है कि काफी सारी शेलिंग जो है, अब ये सारे एरिया वेपन्स हैं, और एक राइफल जो है वो पिन पॉइंटेड वेपन है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम तोपखाने से फायर कर रहे हैं या तोपखाने के गोले जब जाके गिरते हैं, तो एक बहुत बड़े एरिया में गिरते हैं, और हो सकता है उसमें से 1, 2, 3 या गिने हुए कुछ जो गोले हैं वो उस प्रॉपर चौकी के ऊपर गिरे और सैनिक मारे जाएं, दुश्मन के सैनिक मारे जाए। अब उन्होंने वो पूरे जो चौकी बनाई थी, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई थी, तो वो चौकी डिस्ट्रॉय होने में भी वक्त लगता है। अब मान लो उस चौकी में पाकिस्तान के मान लो 10 सैनिक थे, तो 2, 4, 5 उसमें घायल हो गए या शहीद हो गए। बचे हुए को काबू में लाना, बचे हुए को कैप्चर करना, बचे हुए को मारना, ये पैदल सेना का काम है, जो कि वहाँ की सारी इन्फेंट्री बटालियन, जिसमें ये 18 ग्रेनेडियर्स, जैकरेफ, ये सारे आते हैं। तो धीरे धीरे ऊपर चल रही है, धीरे धीरे जो ऊपर चल रहा है। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, अब जैसे फ्लैट जमीन है, मान लो पंजाब का है या राजस्थान का है, तो ये जितने भी तोपखाने होते हैं, इनमें एक फायरिंग का डिस्टेंस होता है कि जैसे अगर मान लो मीडियम गन है, तो मीडियम गन है, तो जब तक मैं अपना ऑब्जेक्टिव ये जहाँ मुझे कैप्चर करना है, तो अगर मैं 250 मीटर पीछे हूँ, तब तक वो फायरिंग चलता रहेगा। मतलब मैंने चलना यहाँ से शुरू किया है, जैसे मैं 250 मीटर पे पहुंचूंगा, तोपखाना बंद कर देगा फायर करना, और फिर मैंने जाके अटैक करना है। पर ये चीज उन पहाड़ों पे नहीं हो पाती है, ये चीज उन पहाड़ों पे नहीं हो पाती है। वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हमको तोपखाना के गोले भी बहुत पहले बंद करवाने पड़ते थे। अदरवाइज नॉर्मली एक प्लेन एरिया में तोपखाने का सपोर्ट काफी आखिरी समय तक मिलता रहता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर राजस्थान में अटैक करूं, तो 150 मीटर तक मेरे को तोपखाने का सपोर्ट मिलता रहेगा।
और आखिरी के 150 मीटर फिर मैंने सर उसमें ये बहुत कहा गया कि कारगिल जो युद्ध हुआ उसमें बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक शहीद हुए। एक हमने बहुत नुकसान हुआ हमारी सेना को। उसके बावजूद भी हमारी सेना का हौसला बना रहा, कहीं असंतोष नहीं उठा कि हमारी विदेश नीति की फेल्योर के लिए या हमारी सरकार का उस वक्त का फेल्योर के लिए कि हम शांति के सफ़ेद कबूतर उड़ा रहे थे और वो वहाँ से हमारे कबूतरों को लाल खून में रंग कर भेज रहे थे। लेकिन हमारी सेना उसी हौसले के साथ लड़ती रही और उसने पाकिस्तान को परास्त करके दिखाया। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है साहब कि सेना को हमने पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ है कि भले पीएम साहब बस लेके लाहौर तक गए हैं या जो भी है, उसको हमने अपने सैनिकों से, हमने अपने आप को उस पॉलिटिक्स से दूर रखा है। हमने अपने आप को सिर्फ देश के लिए रखा है। हमें ये नहीं चाहिए कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन से पार्टी की सरकार आ रही है। इस वजह से जो बाहर चल रहा है, देश में जो चल रहा है कि पीएम साहब वहाँ जो गए राजनीतिक और राजनयिक हाँ गतिविधियां है, उससे हम लोग दूर रहते हैं। आपको जब हमारा टारगेट ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर को फॉलो करना है जी। तो हमारे कितने सैनिक उस युद्ध में मारे गए कारगिल में, अंदाज कुछ? देखिए अब उसमें क्या हुआ है कि शुरुआत में काफी सैनिक मारे गए थे। कुछ आंकड़ा आपके पास हो? मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा। और बाद में भी कुछ जो जख्मी हुए थे वो भी शहीद हुए हैं। अब उनके शहादत की जो कारण था वो ये था कि शुरुआती तौर पे ऐसा लगा कि ये एक नॉर्मल सा है और छोटे से ऑपरेशन से ये हो जाएगा और ये युद्ध में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब शुरुआती तौर पे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज से मिलना चाहिए थे वो सही नहीं मिले थे। एक ठोस इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं ज़मीन पे काम करने वाला हूँ, इंटेलिजेंस ढूंढना मेरा काम नहीं है। इंटेलिजेंस ढूंढ के देने की जो एजेंसीज है उन्होंने हमें इंटेलिजेंस देना है कि फलाने पॉइंट के ऊपर या कम से कम फलाने एरिया में इतने पाकिस्तानी हैं। तो इनिशियल इनपुट ही कम होने की वजह से शुरुआती तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ। फिर जब हमने बोफोर्स और बाकी तोपखाने को डिप्लॉय किया, उनको इस्तेमाल करना चालू किया, तब जाके फिर शहादतें कम होने लगी। फिर फाइनली जब एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व किया गया तब शहादतें और भी अपनी तरफ से कम होने लगी और हम फाइनली फिर उसको कैप्चर कर सके। सर आप बोफोर्स का जिक्र बार बार कर रहे हैं। बोफोर्स बड़ी विवादास्पद तोप रही पॉलिटिकली। मैं उसकी क्वालिटी की पर मैं बात करने वाला कौन, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। लेकिन बाद में तो उसने अपनी काबिलियत उस तोप ने साबित करी और हमने पूरा कारगिल का युद्ध ही कहते हैं कि बोफोर्स की वजह से हम जीते। लेकिन उसको लेकर जो भी कुछ विवाद हुआ दलाली का और वो सब राजनीतिक विषय है, उस पर मैं आपसे बात नहीं करूँगा। लेकिन एक सैनिक के तौर पे, और तोपखाना के बहुत सारे मित्र आपके तोपखाना के हैं और मेरे साथ पिछली बार कर्नल माथुर साहब भी थे जो तोपखाना गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने बोफोर्स चलाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बोफोर्स तोप कितनी एफिशिएंट, कितनी सटीक, कितनी मारक साबित हुई थी उस युद्ध में? देखिए क्या है, एक तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कि रेंज इसमें क्यों मायने रख जाती है, बिकॉज आपको हाइट के ऊपर, ये जो तोपखाना की गन्स होती है हमेशा प्लेन एरिया में ही, क्योंकि उसको बहुत स्पेस चाहिए होती है और ये नीचे होती है। तो बोफोर्स की जो रेंज थी वो काफ़ी अच्छी होने की वजह से ऑलमोस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स तक वो जा सकता है। तो पूरी बोफोर्स की बैटरी वहाँ पर डिप्लॉय हुई थी। इसके साथ में क्या होता है साहब, एक्चुअली तोपखाना जब हम एज अ पूरा फायरिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से लें तो सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग ज़्यादा होती है, तो उनका दुश्मन के साथ में और अपने सैनिकों के साथ में डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। फिर हम मीडियम गन्स को डिप्लॉय करते हैं, फिर हम लाइट गन्स को डिप्लॉय करते हैं, और अंत में आते आते एक इन्फेंट्री का सैनिक जो है वो अपने जो खुद मोटर वो कैरी करता है, मोटार जिसको कहा जाता है, वो खुद कैरी करता है, जो सिर्फ 200 या 250 मीटर तक फायर करती है। तो फाइनल फायरिंग मतलब शुरुआत हुई है बोफोर्स से, पर 51 mm मोटर जो है, मतलब बोफोर्स बहुत कारगर साबित हुई, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि उस टाइम की लेटेस्ट गन वही थी और उसकी क्वालिटी पे, उसकी एफिशिएंसी पर, उसकी मारक क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। देखिए अब जो भारत सरकार ने गन हमको लाके दी, हमने उसको सही ढंग से प्रयोग किया। अब हो सकता था कि बोफोर्स से अच्छी भी कोई गन्स पूरे विश्व में अवेलेबल हो, पर
गवर्नमेंट ने हमें बोफोर्स ला के दी, हमने उस बोफोर्स से सामने वाले को हरा दिया। विजय करके आए हैं। सर ये मतलब आज आप ये देखिए कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो काफ़ी स्टॉल होता रहा है उसका, जैसे अभी फिर गलवान के टाइम में फिर से बातें उठी है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट और बढ़ाया जाए। अब वो प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा काम ये है कि आप हमें 303 राइफल देंगे, तो हमने 1974 वॉर में जीत के दिखाया। गलवान में तो जो हमारा एक सैनिक है नवदेश सिंह, उसने तो आमने सामने की लड़ाई में 12 लोगों को मारा है। तो गुरतेज ने हाँ जी, आमने सामने लड़ाई। तो जो सरकार हमें वेपन ला के देगी हम उससे जीत के दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। सर ये तो इस बात के लिए तो मैं हमेशा सेना को सैल्यूट करता हूँ, आपको अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि भारतीय सैनिकों ने पर्याप्त हथियार न होते हुए भी अपनी विजय और अपना शौर्य को प्रदर्शित किया है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आमने सामने की लड़ाई होती है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपको राइफल लेकर ही शूट करना पड़ता है, सामने वाला भी राइफल लेकर है और आप भी राइफल लेकर खड़े हो। तो तिरंगा तभी फहराया जाएगा साहब जब राइफल की लड़ाई होगी और उनकी पोस्ट के ऊपर हम जाके बैठेंगे, तो वो अंत हमेशा राइफल की फायरिंग से ही होगा। आमने सामने की लड़ाई होगी थोड़ी दूर पे, तो आपको वैसे ही शूट करना है। जमीन को कैप्चर ही तब होता है, जमीन का कैप्चर ही तब होता है। मतलब इसमें मैं किसी की भी कमी का नहीं, मैं जबकि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बैटल लड़ी जाती है। तो जैसे मैंने बोफोर्स से स्टार्ट किया था कि बोफोर्स भी फायर कर रहा था, उन्होंने हमारे साथ में सिंक्रोनाइज किया, तो इन्फेंट्री का जवान फाइनल पोस्ट को कैप्चर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बोफोर्स कम महत्व की हुई है, इन्फेंट्री वो ज्यादा वालों का काम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो टीम एफर्ट, वो टीम एफर्ट है। तो अंत जो लड़ाई का, किसी भी लड़ाई का जो अंत है, वो अंत जब तक उस इन्फेंट्री का जवान करेगा। सर मैं शौर्य कथाएं पढ़ रहा हूँ कारगिल की कई दिनों से, और हमेशा पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है भारतीय सैनिकों की शौर्य कथाएं पढ़ना। जब भी मुझे मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो मैं कथाएं पढ़ता हूँ। मैंने ऐसी एक कहानी पढ़ी कि भारतीय सैनिक जो है 16 चढ़ रहे थे और वो 4 बचे, और 4 बचने के बाद वो उसमें से ऊपर से जब फायरिंग हो रही थी, बंदूक हो रही थी, तो उसी में से चलती फायरिंग के बीच में से एक भारतीय जाबाज सैनिक ने छलांग लगाई और दुश्मन के हाथ से राइफल छीन कर उसी के राइफल से उसने उनको मार दिया, और उसको बाद में परमवीर चक्र भी मिला। जी हाँ। अब ये जो शौर्य गाथाएं हैं, ये कारगिल की है या 1971 की कारगिल की पढ़ी है मैंने, या 1965 की है या 1962 की है, ये हमेशा ही हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, हम प्रेरणा देती है, हमें प्रेरणा देती है। और हम अपने जवानों को भी यही बताते हैं कि देखो अगर वो कर सका है तो तुम क्यों नहीं। ये कारगिल के संदर्भ में मैंने पढ़ा था कि उसने चलती गोलियों के बीच में छलांग लगाई और उसने दुश्मन की ऊपर काबू पाया और उसकी राइफल को छीनकर ही उसने अटैक करके और उनको 4 को मारा। जो वहां भी 5-6 सैनिक थे और ये 4 ही बचे थे, जबकि 16 लोग चले थे। बिल्कुल चले थे वो। तो इस तरह से एक बहुत ही मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 16 लोग में से 12 लोग वहां नीचे रह गए या घायल हो गए या शहीद हो गए, और 4 लोग उसके बावजूद उसका झंडा फहराते हैं। तो ये निश्चित रूप से तो यही मैं कह रहा हूं कि ये शौर्य गाथा है 1947 से स्टार्ट हुई, और जब तक भारत चाहेगा तब तक चलती रहेगी। सर ये जो आपने कहा कि कैप्टन सौरभ कालिया जिनके साथ इस तरह से हरकत हुई, क्या उस घटनाक्रम ने जब मालूम पड़ा भारतीय सैनिकों को कि उसके एक ऑफिसर के साथ इस तरह से हुआ है, तो एक मन में जो प्रतिशोध की आग जलती है कि हमारे भाई के साथ या हमारे अफसर के साथ ऐसा किया, वो एक जुनून, एक गुस्सा, एक क्रोध आखिर तक कारगिल युद्ध में बरकरार था? देखिए, प्रतिशोध से क्या होता है या उस गुस्से से क्या होता है कि आप एक बैलेंस्ड वे में ऑपरेशन प्लान नहीं करते हो। बुरा जरूर लगा था जो कैप्टन सौरभ के साथ में हुआ था या जो सैनिक शहीद हुए हैं, पर उस गुस्से को लेके मैं ऑपरेशन नहीं प्लान कर सकता हूं। मुझे बहुत बैलेंस्ड वे में करना होता है। ये जो प्रतिशोध है या वो एकदम गुस्सा जो है, ये एक नॉन फौजी के लिए ठीक है, पर उस गुस्से में मैं एक गलत कदम वहां पे उठा लूंगा। ये फिल्मीकरण हो सकता है। हाँ, फिल्मीकरण हो सकता है, लेकिन वहां बहुत दिमाग जैसे एक वो फिल्म आई थी, हाउ इज योर जोश, हाउ इज योर जोश,
हम हमेशा बात करते हैं हाउ इज योर होश। होश इंपॉर्टेंट है उस लड़ाई में, जोश के साथ होश, जोश के साथ होश। और ये कॉम्बिनेशन सक्सेस दिलाता क्योंकि है। जोश अटैक करने के पहले हम दिलाते हैं और पूरे टाइम अपने बंदों को होश में ले जाते हैं, जिससे कि सारे के सारे होशो हवास में वापस भारत की धरती पर आए। मैं सर फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ आना चाहूंगा कि वो जो आखिरी उनका ऑपरेशन था उसमें वो वापस क्यों नहीं आ पाया, उस ऑपरेशन में कहाँ क्या हुआ था उनके साथ? देखिए, जो अंत की जो लड़ाई, जैसे आपने जिसको शब्द यूज किया गुत्थम गुत्था, उसको बोलते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल्स। तो वो और उनकी टीम ऑलमोस्ट उस चौकी पर पहुंच चुकी थी और वहां पर बहुत ही घमासान फायरिंग हुई थी और विक्रम को गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने अंत समय तक पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाई और उस पूरे जो चौकी थी उसको नेस्तनाबूद करके भारत को दिया है। भारत का झंडा लहराया उन्होंने, भारत का झंडा। लेकिन वो दुर्भाग्य से जीवित नहीं लौट सके। दुर्भाग्य से, वेल आई मीन, सेना जब ज्वाइन करते हैं तो एक जुनून जरूर होता है कि मुझे परमवीर चक्र मिले, और उनको मिला। उनको मिला। तो तो भाग्यशाली हैं। दुर्भाग्य नहीं है ये, भाग्यशाली है। आपके और मेरे दिल में आज भी है और हमेशा रहेंगे, और हमेशा और रहेंगे। हर भारतीय के दिल में रहेंगे। यस। और ऐसी जो, अगर मैं कर्नल साहब की बात को आगे बढ़ाऊं तो ऐसी वीर गति, ऐसी सदगति और ऐसी मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। बिल्कुल। और यही संदेश सबसे बड़ा है कि भारत के वो सपूत जिन्होंने इस देश के लिए, इस धरा के लिए, इस वसुंधरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका नाम कभी मिटता नहीं है और हम फौजी लोग उनके नाम को हमेशा ही आगे रोशन करते आए हैं। उनके नाम के आगे उनका फोटोग्राफ, उनके जो भी मेमोरेबल्स है उसको हम अपने बटालियन में रखते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पहले वो दिखाया जाता है कि ये देखो, इनसे तुमने आगे का प्रण लेना है, इनसे तुमने सीखना है, न कि उनके ऊपर रोना है। बहुत धन्यवाद कर्नल निखिल दीवान जी हमसे चर्चा करने के लिए। और इसलिए कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और खंडवा के राष्ट्र कवि माखनलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा था कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर जाते हो वीर अनेक। शब्दशः मैं उनकी कविता को नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन उसका आशय ये था कि पुष्प की अभिलाषा ये है कि वो किसी सुंदरी के बालों में नहीं सदना चाहता, वो किसी राजा के गले में पड़कर इठलाना नहीं चाहता, वो किसी मुर्दे के ऊपर नहीं जाना चाहता, वो किसी देवता के गले में पड़कर अपने भाग्य पर गौरव नहीं करना चाहता, बल्कि वो माली से ही अपेक्षा कर रहा है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर जाते हो वीर अनेक। तो जिस पथ पर वीर अनेक जाते हैं वहाँ पर उनके पैरों के नीचे आने की जो कामना पुष्प की अभिलाषा है, अगर हम उससे सीख लें तो हमारा वतन सुरक्षित रहेगा। हम सब में कहीं ना कहीं एक विक्रम बत्रा मौजूद रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस विक्रम बत्रा को निकाल सकें, अपने आप सामने ला सकें और देश के लिए जहाँ भी जो भी बन पड़े वो हम कर सकें। हम अपने गांव में रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए भी अगर देश के बारे में सोचेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे तो हम भी विक्रम बत्रा के ही सपने को साकार करते हुए रहेंगे। एक बार फिर से आप सब कारगिल विजय दिवस की बधाई। जब तक कर्नल निखिल दीवान जी जैसा जोश और जुनून जज्बे वाले सैनिक भारत के पास है, चीन तो क्या पूरी दुनिया भी एक हो जाए तो हमारी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकती है। वंदे मातरम, जय हिंद। देखते रहिए डी ज़ारा न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।